तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से पुलिस थाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेतन को गले से पकड़कर मुंह ढका गया है, उसे अंदर की ओर ले जाया जा रहा है। इस पूरे तस्वीर में आपको सिया कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। कल भी जब सिया और चेतन को कोर्ट में लेकर जाया जा रहा था तो सिया के हाथ खुले हुए थे, चेतन के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। तब भी लोगों ने सवाल उठाया था कि सिया क्या आने वाले वक्त में बच जाएगी। तो हमारा यह कहना है कि सिया बच जरूर सकती है। उसके हाथ में पहले से ही हथकड़ी नहीं है, क्योंकि कानून का हवाला दिया गया, क्योंकि वो 21 साल से कम उम्र की है, इसलिए उसके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई गई है और सिर्फ चेतन के हाथ में हथकड़ी थी। और आज के वक्त में जब कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी है, उसके बाद खुद चेतन को पुलिस वाले जब अंदर पकड़ के लेके जा रहे हैं तो एक सवाल जरूर सबके मन में आ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में सिया ने जो अपने होने वाले पति को धक्का दे दिया ऊपर से, बच जाएगी? तो उसका जवाब हां है, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं और जो खामियां आज हम गिनाएंगे उसे आपको सुनने और समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से सिया बहुत अमीर है, चेतन थोड़े से गरीब बैकग्राउंड से आता है, और जो चीजें हो रही हैं, चेतन एक तरीके से अपना फोन छुपा देता है, चेतन गाड़ी छोड़कर एक्टिवा से उस जगह पर पहुंचता है, तो हर एक सबूत सिर्फ और सिर्फ चेतन के खिलाफ जा रहे हैं। और थाने के अंदर बैठकर सिया ने सीधे तौर पर इल्जाम लगा दिया कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ चेतन है, जो मास्टरमाइंड है, उसी के दबाव में आकर मैंने ये सारा काम किया। तो कहीं ना कहीं पटकथा लिखी जा चुकी है कि चेतन को किस तरीके से फंसाया जा सकता है। और उसकी जो कहानी है, जो पहली स्क्रिप्ट है, उसी में पहली स्क्रिप्ट में उसके गले को पकड़कर अंदर लेके जाया जा रहा है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी बातें हम बताएंगे और जो सबूत जो पुलिस के लिए एक तरीके से दिक्कत पैदा कर सकती हैं। क्योंकि ये जो हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं, दरअसल सोनम रघुवंशी आपको याद होगी, दरअसल पिछले 1 साल पहले 9 जून 2025 को उसे अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उसने अपने पति को तलवार से काटकर, या कई तरीके के आरोप लगे कि उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया गया। अब इसकी बाद जो कहानी निकलकर सामने आई है, आज के वक्त में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोनम रघुवंशी को जमानत मिल चुकी है निचली अदालत से भी और मेघालय के हाई कोर्ट से भी। मतलब ये साफ है कि जो सोनम रघुवंशी है उसने किसी भी कत्ल को अंजाम नहीं दिया। तो जो कहानी पहले निकलकर सामने आ रही थी, क्या वो झूठी थी? तो दरअसल इसके पीछे कई सारे दाव पेच हैं, आज वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो सिया और चेतन के बीच में बहुत सारी कमजोर कड़ियां हैं, जो पुलिस को आने वाले वक्त में फटाफट सुलझाना पड़ेगा। नहीं तो कुछ समय के बाद सिया और चेतन आपको बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, और जो इनका सपना था कि हम दोनों आने वाले वक्त में शादी कर लेंगे, वो भी होता हुआ आपको नजर आएगा। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए। तो सेम सोनम की कहानी देखकर, सेम सोनम रघुवंशी की स्क्रिप्ट देखकर जो सिया है वो अब अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है और समझ रही है कि जब इतने हीनियस क्राइम पर, इतनी बुरी तरीके से राजा रघुवंशी को मारने पर सोनम जमानत पर बाहर आ सकती है, आराम से घूम सकती है, तो सिया भी यही सोच रही है कि आने वाले वक्त में वो भी बड़े आराम से छूट जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ तो एक मुश्त सबूत भी नहीं है। और इसी बात पर जो सिया है वो बार बार अपने बयानों से कंफ्यूज कर रही है पुलिस को, सच पूरी तरीके से नहीं बता रही। और कई सारे एविडेंस, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जिन्हें इकट्ठा करना लोनावला पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। और इसीलिए लोनावला पुलिस अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है, बाकायदा AI से वीडियो बनाए जाएंगे और चेतन का गेट एनालिसिस किया जाएगा। इसको आपको साफ तौर पे समझने की ज़रूरत है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये CCTV फुटेज है। इसमें नज़र आएगा कि जो चेतन है उसने एक हुडी पहनी है, शॉर्ट्स पहने हैं, और वो लोहागढ़ के फोर्ट पर चढ़ रहा है। अब हुआ ये कि पुलिस ने इसको इकट्ठा तो कर लिया, सबूत के नाम पर उन्होंने ये CCTV फुटेज तो रख दिया, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस कहीं पर भी इस फुटेज के अंदर ये साबित नहीं हो पा रहा कि ये शख्स चेतन ही है। ना तो उसका नंबर यहाँ पर एक्टिव था, क्योंकि वो फ़ोन पहले ही छोड़कर आया था, ना तो उसकी शक्ल कहीं भी दिखाई दे रही, क्योंकि उसने इस तरीके से हुडी पहना हुआ है। तो ऐसे में जो पुलिस की टीम है, अब वो गेट एनालिसिस करेंगे। गेट एनालिसिस क्या होता है? दरअसल
जब भी कभी ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, अक्सर ऐसा हुआ है कई जब ऐसे केसेस आते हैं कि किसी शख्स की अगर शक्ल पहचानने में मुश्किल हो रही है, सीसीटीवी धुंधला है, आप उसकी बॉडी देख पा रहे हैं, आप उसकी हरकत देख पा रहे हैं, लेकिन शक्ल को आप पुख्ता नहीं कर पा रहे कि ये वही आदमी है, तो गेट एनालिसिस का प्रोसेस किया जाता है। इसके अंदर आदमी के हाव भाव को देखा जाता है, वो कैसे चल रहा है, चलते वक्त उसके जो शोल्डर हैं वो कितने झुके हुए हैं, चलते वक्त उसके हाथ का फॉर्मेट क्या है, कौन सा हाथ वो पहले निकाल रहा है, कौन सा हाथ ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जब वो स्टेयर्स पर चढ़ रहा है तो उसका चढ़ने का तरीका कैसा है, वो अपने फुट को किस हिसाब से सीढ़ियों पर रख रहा है। हर एक चीज़ जो है गेट एनालिसिस जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें वो ट्रैक करते हैं और पता लगाते हैं कि सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स क्या सही में असली शख्स है भी या नहीं। अब इसमें चेतन के मामले में क्या होगा, दरअसल पुलिस ने चेतन को उसी जगह पर ले जाकर यानी लोहागढ़ फोर्ट में ले जाकर सेम वैसे ही कपड़े पहनाकर, क्योंकि देखिए अभी तक हुडी भी नहीं मिली है, इस पर भी बात करेंगे, तो सेम इसी तरीके से कपड़े पहनाकर, हुडी पहनाकर, मुंह थोड़ा सा ढक कर उससे सेम इसी तरीके से चलाने की कोशिश की है, सीढ़ियों पर चलाने की कोशिश की और उसके छोटे छोटे वीडियो जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। अब क्या होगा कि उन जो वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है उनको एक साथ रखा जाएगा और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसको एक साथ रखा जाएगा और मिलान किया जाएगा कि क्या दोनों के चलने का तरीका सेम है, क्या पैटर्न मैच हो रहा है, क्या जो गला है वो उतना ही झुका हुआ है, शोल्डर वैसे ही उठे हुए हैं, किस तरह से हाथ बाहर निकल रहा है सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त। अगर दोनों सेम होते हैं तो ये पुलिस के लिए एक सबूत बन जाएगा। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो हमने आपको बताया गेट एनालिसिस, इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अक्सर कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे सोनम में बात की गई तो सोनम के केस में मर्डर वेपन था, वो खुकरी थी जिससे मर्डर किया गया। इसके अलावा बाकी जो स्कूटी के सीसीटीवी फुटेज इसमें सोनम साफ तौर पे दिख रही है, उसके दोस्त जो थे वो भी साफ तौर पे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिया और चेतन ने जिस तरह से मर्डर किया वहाँ कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं है मर्डर करते वक्त और कोई भी चीज़ जो है वो लिंक नहीं हो रही, यहाँ तक कि कपड़े भी बरामद नहीं हुए हैं। ये जो आप तस्वीर में सीसीटीवी फुटेज जो आपने देखी जिसमें चेतन जो हुडी पहनकर है बैठा चल रहा है, वो हुडी भी पुलिस को अब तक नहीं मिली है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उस हुडी का पता लगाना। चेतन से पूछा जा रहा है लेकिन कुछ भी तरीके से दोनों साथ नहीं दे रहे। जानते हैं कि केस कमज़ोर है और बड़ी आसानी से अगर ये पुलिस को किसी तरीके से कंफ्यूज कर देंगे तो जब मामला कोर्ट में जाएगा तो बड़े आसानी से इन्हें जमानत भी मिल जाएगी और इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में दोनों छूट भी जाएंगे। अब ऐसे में पुलिस के लिए चैलेंज क्या है कि सबसे पहले ये जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं उसके तहत ये पता लगाना कि सच्चाई क्या है, क्या सच में वहाँ पर चेतन मौजूद था। पुलिस जानती है कि चेतन वहाँ मौजूद था लेकिन उसे प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। पहला, हुडी नहीं मिली और अगली बात ये है कि आप अगर सीरीज़ देखेंगे तो एक एक चीज़ में ये चीज़ आ रही है कि लोग कैफ़े में मिले। अब कैफ़े में अगर दो लोग मिले हैं तो पुलिस ये प्रूफ कैसे करेगी कि उन्होंने वहाँ बैठकर बात क्या की है, क्या ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि जितने भी चैट्स थे, जो भी इनके बीच में बातें हुई थी, सब डिलीट हो चुका है। पुलिस उसे रिकवर कराने की कोशिश करी लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे। कहीं पर भी सिया ने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है जो पुलिस को मिल गई हो कि हाँ चलो चेतन को मार देते हैं। चेतन का कहीं ओके नहीं आया कि ठीक है हम मर्डर प्लानिंग इस दिन करेंगे, तो लिखित में कहीं भी ये चीज़ पुलिस को मिली नहीं है। सीसीटीवी फुटेज कैफ़े का मिला है जहां बैठ के कहा जा रहा है प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा जिस कैब से ये लोग बाली जाने के लिए निकले थे, एयरपोर्ट जा रहे थे, उस कैब ड्राइवर ने बताया कि सिया मैडम ने जब बहस होती है फिर ये लोग फूड कोर्ट जाते हैं, वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं और मैडम अपना सामान खोलकर कुछ एक चीज़ निकालती हैं जो बूट में डालती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। तो सिया की कहानी के आधार पर जो उसने बताया कि उसने जो केतन है उसका पासपोर्ट जो है वो फ्लश कर दिया, मतलब फाड़ा और फिर कमोड में जाके ऐसे फ्लश कर दिया। अब पुलिस को सबसे पहले वो पासपोर्ट ढूंढने की भी ज़रूरत है। सोचिए, एक पासपोर्ट जो कागज़ का होता है जिसे कमोड के अंदर डाल दिया गया, फ्लश कर दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए हैं, पहले उसे फाड़ दिया गया है, तो क्या अब वो पुलिस को मिल पाएगा? माना जा रहा है कि जो पुलिस है वो उस जगह पर सिया को लेकर जाएगी और जहाँ भी उसने पासपोर्ट फाड़ा उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगी। वो जो कमोड है या जहाँ पर भी उसने पासपोर्ट को फेंका है, जो वो कहानी बता रही है उसके आधार पर कोशिश कर रही है पुलिस कि किसी भी तरीके से पासपोर्ट का कोई भी अंश मिल जाए, या फिर अगर वो अपने बैग से कुछ सामान निकालकर बूट में डाल रही है, क्या उसका सीसीटीवी कहीं रिकॉर्ड हुआ, फिर उसको वो ले जाती है, कहा जा रहा है कहीं मॉल या फूड कोर्ट की बात हो रही है, अगर उसके अंदर लेकर गई तो क्या वो वहाँ देखी जा रही है। तो हर एक चीज़ की, यानी जितनी भी ये जो पूरा सीक्वेंस बन रहा है, क्या इन सब के सीसीटीवी रिकॉर्ड हुए, ये भी पुलिस के लिए चैलेंज है और इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस इन सब का पता लगाने की कोशिश करिए। लेकिन इतने में पुलिस को कुछ चीज़ें ज़रूर मिली हैं। पुलिस को पता लगा है कि गूगल सर्च पर इन दोनों ने, जो इन्होंने कहानी बताई और कुछ हद तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, कि सिया और चेतन दोनों ने गूगल सर्च पर यह पता लगाने की कोशिश की कि अगर कोई पहाड़ी से गिर जाता है या किसी को धक्का दे दिया जाता है तो क्या वो नॉर्मल माना जाता है या उसे मर्डर में गिना जाता है।
पहली चीज़। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने रेकी भी की थी, यानी सिया और चेतन एक बार गए भी थे उस फोर्ट पे देखने के लिए कि कहाँ पर क्या जगह है, और सिया जो है वो चेतन को दिखाती भी है। तो क्या उस वक्त का सीसीटीवी पुलिस को मिल पा रहा है, या सिर्फ ये कहानी है जो सिया और चेतन दोनों पुलिस को गुमराह करने के लिए एक से एक कहानी बना रहे हैं? इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एआई का इस्तेमाल से मतलब इन सबके छोटे-छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं। जैसा कि जब इन्हें लेकर गए रिक्रिएशन में, इन्होंने जैसा बताया कि हमने यहाँ से धक्का दिया, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो सिया और चेतन ने जो-जो एक्टिविटी की, उन सबके छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए जा रहे हैं और उनको बाकायदा उनके हाव-भाव से मिलाकर चेक किया जा रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें हुई होंगी। क्योंकि बाकायदा एक सीक्वेंस जोड़ना, क्रोनोलॉजी को जोड़ना पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कहीं पुलिस को ही फटकार ना पड़ जाए। और सिया और चेतन जिस तरह से पुलिस के सामने सारे बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट में पलट गए तो पूरी की पूरी कहानी जो है वहीं पर आप यूँ समझिए बैठ जाएगी, और जो पुलिस है वो कहीं से भी साबित नहीं कर पाएगी कि इन दोनों ने कुछ ऐसा किया है। इसके अलावा जो चेतन है, आपको अगर उसके बारे में समझाएं तो आप यूँ समझिए वो कितना शातिर और शार्प है। जब उसके फ्रेंड से बात की गई, उसके दोस्तों से कई लोगों ने जब बातचीत की, तो उसने साफ तौर पे बताया कि सिया और चेतन का प्लान था कि केतन को मार देंगे, उसके बाद बड़े आराम से 3 साल बाद ये लोग शादी करेंगे। लेकिन उसके बीच में ये भी सामने आया था कि सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए लेकर चेतन को दिए थे ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके, और चेतन ये जानता था कि सिया उस पर पैसे खर्च करेगी, क्योंकि सिया उसे प्यार करती है और वो चाहती है उसके साथ रहना, और इसलिए जब वो मांगेगा, जब वो चाहेगा, पैसे उसे मिलते जाएंगे। और यही चीज़ चेतन ने अपने दोस्त से कही थी। उसने कहा था कि हम शादी करेंगे, मैं राजस्थान में शिफ्ट होना चाहता हूँ और मुझे पता है पैसों की कोई टेंशन नहीं है, पैसों का इंतजाम सिया कर लेगी। यानी चेतन जानता था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिया बड़े आसानी से पैसों का इंतजाम करेगी, ये दोनों बड़े आराम से निकल जाएंगे और इनका एक अपना खुद का घर होगा, वहाँ ये आराम से लाइफ जिएंगे केतन को मारने के बाद। और तो और इन्होंने दोनों ने, जो दोनों आपको दिख रहे हैं चेतन और सिया, ये इसलिए भी पुलिस को कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि जब ये प्लानिंग कर रहे थे, जब इन्होंने एक बकायदा मर्डर प्लान किया, तो ये जानते थे कि हो सकता है कहीं ये फंस जाए, क्योंकि जब अगर ये गूगल सर्च पर ऐसा सर्च कर सकते हैं कि वो मर्डर में आता है या नॉर्मल हादसा माना जाएगा, तो इन्होंने ये भी प्लानिंग की थी कि अगर हम फंसते हैं और हमसे कोई सवाल करता है तो हमें कैसे कैसे घुमाना है और कौन कौन सी कहानियाँ गढ़नी है और किस तरह से जवाब देना है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। और साथ ही साथ कल तक हर जगह खबर चल रही थी कि जो सिया है उसने बीकॉम कर लिया है, उसकी उम्र 16 साल में बीकॉम करके बैठ गई। सोचिए, क्योंकि अभी वो 19 साल की हुई थी जब उसने केतन का मर्डर किया था, उससे एक दिन पहले तक वो 19 की थी। तो बीकॉम की कहानी आई, ये भी कहानी आई कि उसने बिजनेस कर रही थी, बिजनेस के होते होते वो सीधे चेतन से मिलती है, उसे प्यार होता है। कई लोगों ने ये भी कह दिया कि 1.5 साल हो गए थे उनके रिलेशनशिप को, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि 12वीं फेल थी सिया, उनकी माँ ने खुद कन्फर्म किया है, बताया है कि उनकी बेटी ने बीकॉम नहीं किया था। उसके बाद जब वो फेल होती है, पेरेंट्स सोचते हैं क्या करा जाए, पिता सोचते हैं कि अपनी बेटी को एक बेकरी शॉप खोल देते हैं। और यहाँ तक कि जो चेतन की मुलाकात है वो भी सिया से डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि सिया के भाई साहिल के साथ जब वो अपने मैच देखने जाती थी, कई टूर्नामेंट्स पे जाती थी, वहीं पर उसे चेतन मिलता है और वहाँ पर दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है। और उसके बाद ये जो पूरी क्राइम कहानी है ये आप सबके सामने आती है। देखिए, दोस्ती हुई, फिर अफेयर हुआ और अफेयर के बाद मर्डर प्लानिंग हुई, मर्डर प्लानिंग के बाद मर्डर भी हो जाता है और उसके बाद अब ये जो प्यार और लव अफेयर था दुश्मनी में बदल चुका है और बार बार ये कहा जा रहा है कि तुमने कत्ल किया, मैंने नहीं किया, मुझसे हो गया तो तुमसे गलती हो गई। ये जो तू मैमे के बीच में इस केस को कमजोर करने के लिए दोनों भरसक कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हो जाएंगे। दरअसल जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सोनम रघुवंशी को एक तरीके से जमानत मिल चुकी है, और क्यों जमानत मिली है, दरअसल जो अभी नया जो कानून आया है BNS भारत न्याय संहिता, जिसमें जो पुरानी जो CRPC IPC की जो धाराएं लगती थी उनको हटाकर एक बिल्कुल नई व्यवस्था तैयार की जा चुकी थी 1 जुलाई 2024 को। जो ये कत्लेआम होता है ये होता है 2025 में, लेकिन जो मेघालय पुलिस थी उन्होंने बाकायदा एक तरीके से पुराने कानून की धाराओं लगाकर एक तरीके से सोनम रघुवंशी का केस तैयार किया था। जब कोर्ट में एक केस जाता है तो कहा जाता है कि सर देखिए ये सारी दिक्कतें हैं। जब कोर्ट में जज ये पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें तो पुरानी कानून की धाराएं लगाई गई हैं जो बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक नई कानून की धाराएं लगाने की जरूरत थी। अब इतनी छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक के बाद किस तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट मिला
जो सोनम रघुवंशी को, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि सोनम को जिस केस में अरेस्ट किया गया, जिस क्राइम केस के लिए अरेस्ट किया गया, उसके बारे में तो सोनम को पता ही नहीं था। मतलब मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आता है तो पुलिस वाले का फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी है और आपका राइट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस मुकदमे में, किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है, उसमें आपकी भूमिका क्या है। और ऐसे में सोनम रघुवंशी को बेनिफिट ऑफ डाउट इस बात का मिला क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। बड़ी भोली थी सोनम रघुवंशी, शायद इसलिए पुलिस से भी एक एक कर कई सारी गलतियां होती हुई चली जाती हैं और ऐसी गलतियां होती हैं जो उन्होंने धाराएं लगाएं वो धाराएं कानून की किताब में बिल्कुल नहीं थी और इसी वजह से वो छूट चुकी थी। लेकिन सोनम रघुवंशी के केस में कई सारी और भी चीजें थी। मर्डर वेपन मिल चुका था, बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो सीधे तौर पर सोनम रघुवंशी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन इतनी छोटी छोटी क्लरिकल मिस्टेक होने के बाद सोनम रघुवंशी को एक तरीके से जमानत मिल चुकी है। अब इस केस में जिस तरीके से वर्णिता ने आपको बार बार बताया कि सिया और जो चेतन के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसमें आखिर जीतेगा कौन, और जीतेगा कौन, उसमें सिया का पल्ला भारी लग रहा है क्योंकि सिया एक तरीके से पैसे वाली है। जो भी चीजें हुई हैं, उस किले में वो अपने मंगेतर के साथ घूमने गई थी, वो उस किले में कई दफा जा चुकी थी। लेकिन चेतन का वहां पर क्या काम था? चेतन वहां पर हुडी पहनकर क्यों आया? चेतन ने अपने घर, अपने एक तरीके से एम्प्लॉय के सामने फोन क्यों छोड़ा? चेतन ने गाड़ी छोड़कर स्कूटी क्यों ली? चेतन उस किले पर, उस जगह पर मौजूद क्यों था? चेतन अपनी मंगेतर के आसपास क्यों मंडरा रहा था? ये जो सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं चेतन की ओर घूमती हुई जा रही है। और सीधे तौर पर सिया ने जो कल तक थाने में बैठकर जो कहानी बता रही थी, हमने आपको हर एक चीज से वाकिफ करवाया, लेकिन कोर्ट में जाकर वो बदल जाती है और कहती है कि सबसे पहला तो उसने, जो सिया ने काम किया कि जो उसके जो वकील थे जो उसके लिए लड़ रहे थे उन्हीं पर एक तरीके से मना कर दिया कि ये मेरे मौकिल नहीं है। खुद जो सिया के जो वकील हैं, जो एक तरीके से अपने आप को बार बार बताया कि मैं सिया का वकील हूं क्योंकि जब वो जेल में थी तभी मैंने उनका सिग्नेचर ले लिया था। तो आशुतोष श्रीवास्तव हैं जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि सिया के वो वकील हैं, लेकिन सिया के परिवार ने कोई दूसरा वकील हायर कर लिया था और कोर्ट के अंदर दो वकीलों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि वकील है तो है कौन। जब कोर्ट में थोड़ी सी बेइज्जती होती है, एक तरीके से तू मैं होती है, तो उसके बाद आशीष श्रीवास्तव 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करते हैं सिया के भाई साहिल गोयल पर। बकायदा ऑन कैमरा वो हर एक चीज बताते हैं क्यों और किस तरीके से साहिल गोयल जो सिया के भाई हैं उन्होंने उनकी बेइज्जती किया और जिसके बाद उन्हें ये एक तरीके से मानहानि का केस करना पड़ रहा है। जी हाँ, हमने बिल्कुल जो है लीगल नोटिस भेजा है डिफामेशन का साहिल गोयल को, क्योंकि हमने एक बयान सुना जहाँ पे वो जो है बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक एक्यूज्ड का सवाल है सिया गोयल का, उन्होंने हर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, ऑथराइज किया है और जो है वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में फाइल भी हुआ है वकालतनामा। साथ में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए भी अथॉरिटी दी है जो आगे हम देखेंगे उनसे बात करके कि इसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और जहाँ तक साहिल गोयल का सवाल है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने कभी उनसे कोई बात किया, ना हमारा कोई उनसे कांटेक्ट हुआ है, ना ही किसी विषय पे हमारी कोई बात हुई है, ना फ़ोन पे कोई हमारा कन्वर्सेशन हुआ है, ना कोई ईमेल एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरीके का उनका इर्रिस्पॉन्सिबल जो बयान है ये बिल्कुल डिफामेटरी है, ये गलत है और ये एक तरह से जो है लीगल फ्रैटर्निटी पे भी एक गलत अटैक है और ये उनको इससे बचना चाहिए। और हमने उनको बिल्कुल जो है नोटिस में ये सारी बातें हमने लिखी हैं। जहाँ तक सिया गोयल जो एक्यूज नंबर 1 है उनका सवाल है, तो वो एक मेजर हैं और उनको हर तरह से राइट है कि वो किसको वकील रखना चाहती हैं। और अगर उनको कल होकर के चेंज भी करना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम NOC बोलते हैं और वकील जो है NOC देता है और वो दूसरा वकील भी उसमें आ सकता है। लेकिन आज तक हमसे ऑफिशियली कभी भी कोई NOC के लिए ना तो कोई मैसेज आया है, ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई ईमेल आया है, ना कोई कम्युनिकेशन है। और हमारा जो वकालतनामा है वो पूरी तरीके से कोर्ट में फाइल्ड है, ऑन रिकॉर्ड है और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उस वकालतनामा को और वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोई भी जाकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह चेक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान था ये बहुत ही गलत था और जो है उनको बिल्कुल इससे बचना चाहिए और उनको तुरंत इसमें अपॉलॉजी जो है मांगनी चाहिए और एक जो है उनको अपना क्लैरिटी बिल्कुल देना चाहिए पब्लिक में कि उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल विदाउट कोई अथॉरिटी था,
क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इसलिए हमारा उनके साथ कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी तरीके का नहीं है, और ना ही हमने कभी कहा कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैटर में। हालांकि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का, वो अपनी जगह है, वो जिसको चाहें वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट किसी और एक्यूज्ड के लिए हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके हुआ है, उस पर इस तरीके का बयान देना, और उन्होंने साथ में थ्रेट वाली भी बात करी है, तो उनको ये बताना चाहिए कि थ्रेट कैसे मिला, जब कोई उनसे बात ही नहीं हुई, जब उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो कब कैसे थ्रेट दिया गया और कहाँ पे दिया गया, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में कोई कैसे थ्रेट दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर वो किसी प्रेशर में हैं या उनके ऊपर किसी और का थ्रेट है ऐसा बोलने के लिए, तो मुझे लगता है उनको हमारे सामने आना चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए कि क्या बात है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। और मुझे लगता है कि आगे जहाँ तक रिप्रेजेंट करने का सवाल है, तो मेरा ये मानना है कि अगर उनका परिवार चाहता है कि लोकल लेवल पे, क्योंकि वो आसान भी होगा उनके लिए कि लोकल लेवल पे वो लोकल लॉयर को रखें जो इस रिमांड मैटर को वो पूरी तरह से अच्छे से देख पाए टाइमली बेसिस पे, और अगर आगे चल के ट्रायल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, तो हो सकता है उस समय जो है अगर सिया गोयल कहती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या परिवार सामने आता है, तो हम इस पे देखेंगे कि उनको रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है, ये आगे की बात होगी। तो सुना आपने जो वकील साहब किस तरीके से बता रहे हैं कि साहिल गोयल पर 10 करोड़ का उन्होंने मान कहानी का केस किया है। यहाँ पर जो सिया के जो परिवार वाले हैं या एक तरीके से वो भी बहुत कुछ एक एक कर बातें सामने बता रहे हैं, और कहा ये भी जा रहा है सिया के परिवार के द्वारा और जो बाकी अलग अलग जगहों से भी कि देखिए क्योंकि सिया अब जेल में जा चुकी है, कानून प्रक्रिया अपने हिसाब से काम कर रही है, पुलिस भी अपने हिसाब से काम कर रही है। सिया के परिवार का कहना है कि कई दिनों के बाद उन्होंने अपनी दुकान खोली है, क्योंकि आने वाले वक्त में कस्टमर्स की कुछ डिमांड है, उसे भी पूरा करना है, पहले से कुछ ऑर्डर्स थे, तो इसलिए वो अपने काम को जारी रखना चाहते हैं। बाकी जो अलग प्रोसीजर है, जो कानून प्रक्रिया चल रही है, उसे यूं ही चलते रहना है। लेकिन आखिर में फंसा तो फंसा कौन, और फंसा इसलिए क्योंकि पहले तो कहा गया कि अरे सिया फ्री हैंड कैसे घूम सकती है, तो फ्री हैंड घूमने का हमने आपको रीजन बता दिया, लेकिन इन सब के पीछे जो केंद्र बिंदु में सिर्फ और सिर्फ चेतन है। क्या चेतन ने बरगलाया, क्योंकि बार बार सिया कह रही कि मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की इस लड़के ने, इसी ने मेरे को फंसाया है, इसी ने मुझे मोटिवेट किया। खुद चेतन कह रहा है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो तो सिया थी जिसका ये पूरा प्लान था, सिया ने ही पैसे ट्रांसफर किए। अब सिया ने पैसे ट्रांसफर किए, तो मान लीजिए अगर मैं किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर भी करता हूं, तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स का रेट पड़ जाता है। अब 1 करोड़ रुपए में किसी को ट्रांसफर भी कर रहा हूं, तो कम से कम नहीं करते करते भी 30 से 35 लाख रुपए तो टैक्स ही बन जाता है चेतन पर। तो कहीं ना कहीं अगर ये यहां से भी बच जाएगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, इनकम टैक्स के नोटिस में भी चेतन का नाम आना, और चेतन अब लंबा फंस सकता है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस पूरे कड़ी में सिर्फ एक लड़की के एक बयान के आधार पर चेतन किस तरीके से चारों तरफ वो खतरों से घिरा हुआ है, और अपने को बचाने की जो भी कोशिश करेगा एक तरीके से वो फेल ही होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उसे टाइम तक पर आप पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम।